क्या सच में आपका नाम किर्लोस्कर है? कायरो के एक होटल में रिसेप्शनिस्ट ने संजय किर्लोस्कर से यही सवाल किया था। मामला 1990 के दौर का है। संजय तब किर्लोस्कर ब्रदर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। जब संजय किर्लोस्कर ने जवाब हाँ में दिया तो वह जवाब सुनकर मुस्कुराने लगी। संजय सोच में पड़ गए कि आखिर क्या मामला है जो रिसेप्शनिस्ट को हैरानी हो रही है। संजय के पूछने पर उसने बताया कि इजिप्ट में किर्लोस्कर का मतलब पंप होता है, ठीक वैसे ही जैसे भारत में जीरोक्स का मतलब फोटोकॉपी होता है, जबकि जीरोक्स फोटोकॉपी बनाने वाली कंपनी है। हर कारोबारी का यही तो सपना होता है कि उसका ब्रांड ही प्रोडक्ट की पहचान बन जाए। किर्लोस्कर पंप को अफ्रीका में यही कामयाबी मिल गई थी, खास तौर से इजिप्ट में, जहां कंपनी 1960 के दशक से ही पंप को एक्सपोर्ट कर रही थी। तो किसने नींव रखी थी किर्लोस्कर ग्रुप की, और कैसे एक छोटी सी दुकान किर्लोस्कर साइकिल रिपेयर शॉप बन गई 2.5 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा बड़ी कंपनी? क्यों डाकू रखवाली करते थे किर्लोस्कर वाड़ी की? और हाँ, आज़ादी की लड़ाई में किर्लोस्कर ग्रुप का क्या योगदान रहा, ये भी बताएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किर्लोस्कर ग्रुप की स्थापना किया था लक्ष्मण राव काशीराम किर्लोस्कर ने। लक्ष्मण राव काशीराम किर्लोस्कर का जन्म 20 जून 1869 को मैसूर के निकट बेलगाम जिले के एक छोटे से गांव गुरला होसूर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लक्ष्मण राव काशीराम किर्लोस्कर के पिता पूजा पाठ करके घर चलाते थे और वो चाहते थे कि उनका लड़का लक्ष्मण राव काशीराम किर्लोस्कर भी बड़े होकर यही काम करे, लेकिन लक्ष्मण राव को ये मंजूर नहीं था। उनका इंटरेस्ट पेंटिंग और मशीनों में था। हालांकि लक्ष्मण राव पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे। लक्ष्मण राव का दाखिला मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में कराया गया। उनके जीवन में एक मोड़ तब आया जब उन्हें अनुभव हुआ कि आंखों में खराबी के कारण वो रंगों को सही से पहचान नहीं सकते, यानी पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस। इसके बाद उन्होंने मैकेनिकल ड्राइंग सीखी और मुंबई के विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट में अध्यापक की नौकरी करने लगे। वो अपने खाली समय में कारखाने में जाकर काम किया करते थे। इससे उनको मशीनों की जानकारी भी हो गई थी। लक्ष्मण राव को 45 रुपये प्रति माह का वेतन यहाँ मिलता था। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण राव का प्रमोशन होने वाला था तो उनको एक झटका लगता है। होता यूँ है कि लक्ष्मण राव का प्रमोशन सिर्फ इसलिए नहीं होता क्योंकि वो भारतीय मूल के थे और उनकी जगह एक इंडो एंगल को प्रमोशन दे दिया जाता है। लक्ष्मण राव को इस बात से इतना बड़ा झटका लगता है कि लक्ष्मण राव अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और अपने गांव वापस आ जाते हैं। आज भले ही इंसान चांद पर सफ़र कर आया हो, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब लोगों के लिए साइकिल भी किसी अचंभे से कम नहीं थी। ऐसे में लक्ष्मण राव किर्लोस्कर ने जीवन में जब पहली बार एक व्यक्ति को साइकिल चलाते हुए देखा तो उनके दिमाग में एक विचार आया। इस विचार पर अमल करते हुए उन्होंने 1888 में अपने भाई रामू अन्ना के साथ मिलकर किर्लोस्कर ब्रदर्स नाम से एक साइकिल की दुकान खोल दी। वे अतिरिक्त समय में साइकिल बेचने के साथ साथ मरम्मत करते और लोगों को साइकिल चलाना भी सिखाते थे। उनके साइकिल की दुकान अच्छी चलने लगी, लेकिन लक्ष्मण राव इतने में कहाँ रुकने वाले थे। लक्ष्मण राव को अमेरिकन मैगजीन और नए नए इनोवेशन के बारे में पढ़ना अच्छा लगता था और ऐसे ही एक दिन मैगजीन पढ़ते पढ़ते उनकी नज़र पड़ी चारा काटने वाली मशीन पर और फिर उनके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया और अपने इस बिजनेस के आइडिया को वो किसानों को मदद करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। और यहाँ से शुरू हुई किर्लोस्कर ग्रुप की कहानी। फिर क्या था, उन्होंने अपनी मशीन बनाई जो भारत की पहली चारा काटने वाली मशीन बन गई थी। इसके बाद अपने भाई रामू अन्ना के साथ मिलकर उन्होंने लोहे का हल बनाया जो भारत का सबसे पहले लोहे का हल बना। लेकिन किर्लोस्कर ब्रदर्स को अपना पहला हल बेचने में 2 साल का वक्त लग गया। दरअसल लोगों को लगा कि लोहे का हल उनके खेतों के लिए अच्छा नहीं है और इसके इस्तेमाल से उनके ज़मीन की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाएगी। लेकिन उनका बनाया हल हल्का और टिकाऊ होने की वजह से लोगों को ये बहुत पसंद आया और फिर क्या था, उनको इस लोहे के हल से इतने ऑर्डर आने शुरू हुए कि देखते ही देखते उनकी छोटी सी दुकान कारखाने में बदल गई। लोकमान्य तिलक ने उस वक्त उनके इस कारखाने में विजिट किया और स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए उनकी तारीफ भी की थी। लेकिन मुसीबत लक्ष्मण राव किर्लोस्कर का साथ इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाली थी। उनका चलता हुआ धंधा ब्रिटिश हुकूमत को हजम नहीं हुआ और बेलगाम नगर पालिका द्वारा उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद उनकी मदद किया औंध के राजा ने
उन्होंने सांगली के कुंदन रोड रेलवे स्टेशन के पास 32 एकड़ की जमीन और 10,000 रुपए दिए। साल था 1910 का और लक्ष्मण राव किर्लोस्कर के सामने थी 32 एकड़ की खाली पड़ी बंजर जमीन, जिस पर कैक्टस और सांपों के सिवा कुछ भी नहीं था। लक्ष्मण राव और उनके भाई रामू अन्ना ने कुछ मजदूरों के साथ सफाई शुरू की। क्योंकि वह अमेरिका के इंडस्ट्रियल टाउन के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके थे, तो उन्होंने उसी तर्ज पर वहां जमशेदपुर के बाद भारत का दूसरा इंडस्ट्रियल टाउन किर्लोस्करवाड़ी बना डाला। कहीं न कहीं किर्लोस्कर इंसान की शिक्षा से ज़्यादा उसकी क्षमता को महत्व देते थे। यही कारण रहा कि उन्होंने 25 कर्मचारियों का चुनाव भी लीग से हटकर किया और उनके साथ उस 32 एकड़ बंजर जमीन को अपने सपनों के गांव में परिवर्तित कर दिया। किर्लोस्कर के भाई रामू अन्ना ने टाउनशिप बनाने की योजना और उसके प्रबंधन का कार्यभार संभाला। शंभू राव जंबेकर ने इंजीनियर और ऑलराउंड हीलिंग मैन की दोहरी भूमिका निभाई। के कुलकर्णी, जो एक असफल विद्यार्थी थे, उनको मैनेजर और खजांची का काम सौंपा गया। मंगेश राव को क्लर्क और मुख्य अकाउंटेंट के रूप में चुना गया। अंतु राव फालिकर, जो एक स्कूल ड्रॉप आउट थे, उनको कल्पनाशील इंजीनियर का काम सौंपा गया। तोकाराम रामसुई तथा प्रिया मांग अपने समय के कुख्यात डकैत थे। उन्हें किर्लोस्कर ने किर्लोस्करवाड़ी के भरोसेमंद सुरक्षा कर्मियों के रूप में चुना। इसके बाद किर्लोस्कर के लिए जो सबसे कठिन काम था वो था अंधविश्वासी किसानों को अपने भरोसे में लेना। ये कितना कठिन था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि किर्लोस्कर को अपना पहला हल बेचने में ही 2 वर्ष का समय लग गया था। फिलहाल लक्ष्मण राव ने 25 मजदूरों और जेब में 15,000 रुपए के साथ काम शुरू किया और उन्होंने धीरे धीरे सुगन केन क्रशर, हैंड पंप, टेक्सटाइल मशीन और हॉस्पिटल के फर्नीचर्स बनाने लगे। लेकिन मुसीबत लक्ष्मण राव का पीछा ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आयरन ओर की कमी हुई और प्रोडक्शन रुकने वाला था, तो सोलापुर के राजा ने उनकी मदद की। उन्होंने अपनी पुरानी तोपें लक्ष्मण राव को दे दी ताकि लोहे का हल बनाने का काम चलता रहे। धीरे धीरे किर्लोस्करवाड़ी डेवलप टाउनशिप में बदल गई और यहाँ स्कूल, कॉलेज, कम्युनिटी हॉल आदि भी खुल गए। एक समय में जो जमीन बंजर थी उसकी अब पूरी तरह से काया पलट हो चुकी थी। फिर साल आया 1920 का। लक्ष्मण राव ने किर्लोस्कर ब्रदर्स को ऑफिशियली रजिस्टर्ड करवाया और इंडिया के पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप को लॉन्च किया। 1927 में किर्लोस्कर ग्रुप ने भारत का पहला डीजल इंजन बनाया। साल 1940 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक मोटर और अगले ही साल 1941 में पहली लेथ मशीन को लॉन्च कर दिया। 1958 में किर्लोस्कर ने एक्सपोर्ट शुरू कर दिया था। इसके बाद किर्लोस्कर ने अपनी औद्योगिक इकाई बेंगलोर, पुणे और देवास, जो अभी मध्य प्रदेश में आदि में स्थापित कर दी। इनमें खेती और उद्योगों में काम आने वाली विविध उपकरण बनने लगे। आगे चलकर किर्लोस्कर इतने सफल हो गए कि लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू, विश्वेश्वर राय चक्रवर्ती, राजा गोपालचारी आदि सभी उनके प्रयत्नों के प्रशंसक हो गए। जहां किर्लोस्कर ग्रुप तरक्की कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। लक्ष्मण राव यहाँ भी पीछे नहीं हटे और लक्ष्मण राव के साथ पूरा किर्लोस्करवाड़ी आज़ादी की लड़ाई में कूद गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत हुए कुछ क्रांतिकारियों ने भी किर्लोस्करवाड़ी में शरण ली। कारखाने के मजदूरों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध और सत्याग्रह में हिस्सा लिया। ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन में पुलिस की गोलीबारी में फैक्ट्री के 2 मजदूर उमाशंकर पांड्या और सदाशिव पांडेरकर मारे गए। यहीं पर एक स्तंभ और पार्क इनके बलिदान की आज भी याद दिलाता है। और फिर जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो लक्ष्मण राव हरिहर चले गए और वहाँ फार्मिंग में अपना समय बिताने लगे। उनकी उम्र उस वक्त तक 80 साल हो चुकी थी। लेकिन लक्ष्मण राव की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। एक बार उनके बड़े बेटे शांतनु राव ने उन्हें पुणे आने को बोला, तो वो कहते हैं, जब तक भारत का पहला इंडिजिनस ऑयल इंजन फैक्ट्री से बाहर नहीं आ जाता, मैं नहीं आऊँगा। फिर शांतनु राव पूरी टीम के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करने लग जाते हैं। 1948 में जब भारत का पहला इंडिजिनस ऑयल इंजन फैक्ट्री से बाहर आता है, तो वो फ्लाइट से पुणे जा रहे थे और रास्ते में आसमान साफ होने के कारण उन्हें किर्लोस्करवाड़ी दिखती है और उन्हें अपना पूरा जीवन याद आ जाता है। 45 रुपये प्रति माह की नौकरी करने वाले लक्ष्मण राव काशीनाथ किर्लोस्कर ने जो कारोबार शुरू किया था,
वह किर्लोस्कर ग्रुप आज $2.5 बिलियन से भी ज़्यादा का साम्राज्य बना चुका है। एक विशाल औद्योगिक साम्राज्य खड़ा कर, देश के औद्योगिक नक्शे पर एक नई इबारत लिखकर और भारतीय कृषि को एक नई दिशा देने के बाद लक्ष्मणराव काशीनाथ किर्लोस्कर ने 26 सितंबर 1956 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन किर्लोस्कर ग्रुप यहीं नहीं रुका। इनके बेटे शांतनु राव ने कुलालमपुर में फैक्ट्री सेटअप किया और इसके बाद मलेशिया और यूरोप किर्लोस्कर का मेजर मार्केट बन गया। किर्लोस्कर के पंप और डीजल इंजन की डिमांड पूरे दुनिया में बढ़ने लगी। 1950 से 1991 के बीच कंपनी के एसेट्स में 32,000% का इजाफा हुआ। 2003 में किर्लोस्कर ब्रदर्स ने लंदन की सबसे बड़ी पंप कंपनी एसपीपी पंप का अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद 2006 में इंडिया की लीडिंग कंपनी आबान कंस्ट्रक्शन का अधिग्रहण करने के बाद उन्हें गुजरात सरकार की नर्मदा प्रोजेक्ट जैसा बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला। फिर साल 2007 में कोल्हापुर स्टील्स लिमिटेड, फिर 2010 में साउथ अफ्रीका की बारबेर पंप्स लिमिटेड, 2014 में अमेरिका की सिंक्रोफ्लो और 2015 में अमेरिका की रोडेल्टा पंप्स एक्वायर करके किर्लोस्कर ने सबको हैरान कर दिया और आज ये कंपनी दुनिया के सबसे बड़ी पंप प्रोड्यूसर कंपनी है। तो ये कहानी थी उनकी, जो पढ़ने में कोई खास अच्छे नहीं थे, जिसने साइकिल बनाने से अपना रोजगार शुरू किया, लाखों मुसीबतों के बाद भी डटा रहा। ऐसे दूरदर्शी उद्योगपति जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी, उसको हम सलाम करते हैं। और आपसे मैं बृजेंद्र कुमार ये निवेदन करता हूँ कि आप उनके इस जीवन परिचय को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये कहानी सब तक पहुँच सके।